हेलो हेलो हेलो। चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आज बारिश नहीं हो रहा है? हाँ। क्या हुआ? मौसम ठीक है। मौसम सब रोज ठीक ही रहता है। मौसम खराब कब रहता है? कभी नहीं रहता है। बताइए, अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ? प्रताप। बैठ जाइए। ए लड़की, ए उधर खड़ा, ए खड़ा हो जाओ। आगे वाली बैठिए ना। हाँ। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत का अभियान किसके नेतृत्व में किया? अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत का अभियान किसके नेतृत्व में किया? हाय, क्या बोल रहे हैं? हाय हाय। अलाउद्दीन मलिक काफूर के नेतृत्व में। मलिक काफूर के नेतृत्व में। मलिक काफूर के नेतृत्व में। मलिक काफूर। ठीक है, बैठ जाइए, पढ़ा लिखा कीजिए। चलिए, पढ़ा लिखा कीजिए। आप लोग पढ़ते लिखते नहीं है, यही दिक्कत। समझे? कौन चीज का क्वेश्चन बैंक हो? क्वेश्चन बैंक ले कि नहीं ले? क्वेश्चन बैंक लीजिए, एकदम लीजिए, 100% लीजिए क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक काहे नहीं लीजिएगा? क्वेश्चन बैंक देख के निश्चित तौर पर जाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन बैंक लेकर के पढ़िए। सिर्फ लेने से मतलब नहीं होगा, क्वेश्चन बैंक लेकर के जो है पढ़ना भी है। कल उम्मीद है मार्केट में आ जाएगा। कल आए, कल आ जाएगा पक्का। कल आ जाएगा। कल 26 अगस्त है ना? 26 अगस्त को कल आ जाएगा। कल आ रहा है। बिट्टू सर तो बोल दिए कि क्वेश्चन बैंक मत लीजिएगा। बिहार पुलिस बैच में ना, इस बैच में भी है। हाँ, पूरे मोटिवेट किए हैं। वो ऐसे ही मोटिवेट करते रहते हैं। क्या बोले हैं? 20,000। चलिए, आ जाइए। अब क्वेश्चन बैंक आएगा, कल आएगा, कल मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, ले लीजिएगा आप लोग, पढ़ लीजिएगा। देखिए, लेना है या नहीं लेना है, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये आपका काम है, समझ गए? लेकिन क्वेश्चन बैंक मेरे ख्याल से कल आ जाएगा। देखिए, हम रविवार को ही तैयार करके दे दिए थे, और उसके बाद जो है फिर जो है उसका कवर पेज बनना होता है, फिर जो है आपको प्रिंटिंग होता है,
फिर जो है आपको बाइंडिंग होता है, समझिए बाइंडिंग होता है, और तब जाकर के मार्केट में आता है। तो इस सब में 1 सप्ताह लगभग लग ही जाता है। तो बोला तो था आज शुक्रवार है ना, हाँ शुक्रवार 25 तारीख को बोला था, लेकिन आज भी अभी थोड़ा देर पहले जो है मैसेज किए तो फिर बोला कल पक्का आ जाएगा। ठीक है, कल बोला है, कल पक्का आ जाएगा मार्केट में, तो इसलिए चलिए आ जाइए, देखते हैं। फैन बंद कर दीजिए, आवाज अच्छा नहीं आता। आवाज सही नहीं है जी, आवाज सही होगा। ये वो लड़का है, इससे ये फालतू का। कैसा है आवाज जी? देखिए ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए हटा दीजिए, आइए पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कौन पढ़ रहे थे? अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवादी नीति को देख लिए थे। गुजरात को जीता, रणथंभौर को जीता, चित्तौड़ को जीता, मालवा को जीता, देवगिरी को जीता, तेलंगाना या वारंगल को जीता, मदुरै को जीता, पांड्यराज यानी मदुरै को जीता। पांड्यराज की राजधानी मदुरै थी, पांड्यराज को जीता यानी मदुरै को जीता। ये तमाम क्षेत्रों को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य में मिलाए थे। ये सभी के सभी क्षेत्र को जीतकर जो है अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य में मिलाया था। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी स्थापत्य कला के क्षेत्र में सुधार किए। अलाउद्दीन खिलजी सैन्य क्षेत्र में सुधार किए। अलाउद्दीन खिलजी वित्तीय क्षेत्र में सुधार किए। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल मंगोल आक्रमण के लिए प्रसिद्ध रहा है। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर प्रसिद्ध रहे हैं। ये तमाम वजहें हैं जिस वजह से अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत महान शासकों में से एक शासक के तौर पर याद किए जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवादी नीति से हम आपको अवगत करवा दिए थे। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुआ था। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां और उनके वंशज के लोग, चंगेज खां और उनके वंशज के लोगों ने दिल्ली सल्तनत पर लगातार मंगोल आक्रमण किया। इल्तुतमिश के शासनकाल में पहली बार मंगोल आक्रमण हुआ। वहां से जब मंगोल आक्रमण प्रारंभ हुआ तो फिर बलबन के समय, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय, इन सभी शासकों के समय मंगोल आक्रमण हुए। उसमें सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय पहला मंगोल आक्रमण 1297 में हुआ था और पहला मंगोल आक्रमण 1297 ईस्वी में मंगोल नेता कादर खां के नेतृत्व में हुआ था। मंगोल नेता कादर खां के नेतृत्व में पहला मंगोल आक्रमण हुआ था और मंगोल नेता कादर खां के नेतृत्व में जो पहला मंगोल आक्रमण हुआ था, इसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां और जफर खां ने दबा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जो है उलुग खां और जफर खां ने जो है आपको दबा दिया। देखिए, मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय जितने भी हुए, लगभग सभी मंगोल आक्रमण को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेना के माध्यम से, सेना के मदद से दबाने का काम किया। फिर बाद में दूसरा मंगोल आक्रमण 1297 के बाद 1298 में दूसरा मंगोल आक्रमण हुआ और दूसरा मंगोल आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी खां के नेतृत्व में हुआ था। सल्दी खां के नेतृत्व में हुआ था।
और इस मंगोल आक्रमण को जफर खान ने दबा दिया था। इस मंगोल आक्रमण को जफर खान ने दबा दिया था। फिर आपको तीसरा मंगोल आक्रमण 1299 ईस्वी में हुए। तीसरा मंगोल आक्रमण जो है आपको 1299 ईस्वी में हुए और यह मंगोल आक्रमण कुतलुब ख्वाजा और तारगी बेग के नेतृत्व में हुआ था। कुतलुब ख्वाजा और तारगी बेग, कुतलुब ख्वाजा और तारगी बेग के नेतृत्व में यह मंगोल आक्रमण हुआ और इस मंगोल आक्रमण को भी जफर खान ने दबा दिया और इस मंगोल आक्रमण को दबाते हुए ही जफर खान मारा गया था। इसी मंगोल आक्रमण को दबाते हुए जफर खान मारा गया। इसके बाद तीसरा मंगोल आक्रमण के बाद चौथा मंगोल आक्रमण 1303 में हुआ। 1303 में चौथा मंगोल आक्रमण जो है तारगी बेग के नेतृत्व में हुआ। तारगी बेग के नेतृत्व में हुआ। और देखिए 1303 में आप याद कीजिए, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के केले का घेराबंदी करके रखा हुआ था। चित्तौड़ के किला का घेरेबंदी करके अलाउद्दीन खिलजी रखे हुए था और उसी का फायदा उठाते हुए तारगी बेग के नेतृत्व में जब 1303 में दिल्ली पर मंगोल आक्रमण हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किलाबंदी या घेरेबंदी को समाप्त नहीं किया। चित्तौड़ के घेरेबंदी को अलाउद्दीन खिलजी समाप्त नहीं किया, बल्कि चित्तौड़ के घेरेबंदी को, चित्तौड़ के किला के घेरेबंदी को लगातार अलाउद्दीन खिलजी ने जारी रखा और अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंगोल आक्रमण को दबाने के लिए अपने योग्य सेनापति मलिक काफूर को भेजा और मलिक काफूर के नेतृत्व में ही यह मंगोल आक्रमण दबा दिए गए। इसके बाद पांचवा मंगोल आक्रमण 1305 में हुआ। पांचवा मंगोल आक्रमण 1305 में अली बेग के नेतृत्व में हुआ था। मंगोल नेता अली बेग के नेतृत्व में हुआ था और इस मंगोल आक्रमण को भी मलिक काफूर ने ही दबा दिया। फिर छठा मंगोल आक्रमण 1306 ईस्वी में, छठा मंगोल आक्रमण 1306 ईस्वी में इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था। इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था और इस मंगोल आक्रमण को भी मलिक काफूर के नेतृत्व में ही दबा दिया गया था। ये प्रमुख मंगोल आक्रमण हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए हैं और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापतियों के माध्यम से लगभग सभी के सभी मंगोल आक्रमण को दबा दिया। नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख मंगोल आक्रमण निम्न है। 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 एक नंबर में प्रथम मंगोल आक्रमण, प्रथम मंगोल आक्रमण 1297 ईस्वी में। प्रथम मंगोल आक्रमण 1297 ईस्वी में। प्रथम मंगोल आक्रमण 1297 ईस्वी में।
मंगोल नेता कादर खां के नेतृत्व में, मंगोल नेता कादर खां के नेतृत्व में, मंगोल नेता कादर खां के नेतृत्व में हुआ, मंगोल नेता कादर खां के नेतृत्व में हुआ, जिसे 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 अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां और जफर खां ने, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां और जफर खां ने, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां और जफर खां ने, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां और जफर खां ने दबा दिया। उलुग खां और जफर खां ने दबा दिया। फुल स्टॉप। 2 नंबर में दूसरा मंगोल आक्रमण, 2 नंबर में दूसरा मंगोल आक्रमण, दूसरा मंगोल आक्रमण 1298 ईस्वी में, दूसरा मंगोल आक्रमण 1298 ईस्वी में मंगोल नेता सल्दी खां के नेतृत्व में, मंगोल नेता सल्दी खां के नेतृत्व में, मंगोल नेता सल्दी खां के नेतृत्व में हुआ, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जफर खां ने, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जफर खां ने दबा दिया, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जफर खां ने दबा दिया, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जफर खां ने दबा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा मंगोल आक्रमण, तीसरा मंगोल आक्रमण 1299 ईस्वी में, तीसरा मंगोल आक्रमण 1299 ईस्वी में, 1299 ईस्वी में कुतलुब ख्वाजा, बोर्ड पे लिखा हुआ है, कुतलुब ख्वाजा, कुतलुब ख्वाजा और तारगी बेग, कुतलुब ख्वाजा और तारगी बेग, कुतलुब ख्वाजा और तारगी बेग तारगी बेग के नेतृत्व में हुआ, कुतलुब ख्वाजा और तारगी बेग के नेतृत्व में हुआ, कुतलुब ख्वाजा और तारगी बेग के नेतृत्व में हुआ। इस मंगोल आक्रमण को दबाने के क्रम में ही इस मंगोल आक्रमण को दबाने के क्रम में ही इस मंगोल आक्रमण को दबाने के क्रम में ही इस मंगोल आक्रमण को दबाने के क्रम में ही अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जफर खां मारे गए। इस मंगोल आक्रमण को दबाने के क्रम में ही अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जफर खां मारे गए। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जफर खां मारे गए।
अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जफर खां मारे गए। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जफर खां मारे गए। जफर खां मारे गए। जफर खां मारे गए। जफर खां मारे गए। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, चौथा मंगोल आक्रमण। चौथा मंगोल आक्रमण। चौथा मंगोल आक्रमण। चौथा मंगोल आक्रमण 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में मंगोल नेता तारगी बेग के नेतृत्व में हुआ। तारगी बेग के नेतृत्व में हुआ। तारगी बेग के नेतृत्व में हुआ। इसे 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 मलिक काफूर ने दबा दिया। 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 आगे, पांचवा मंगोल आक्रमण 1305 ईस्वी में। पांचवा मंगोल आक्रमण 1305 ईस्वी में। पांचवा मंगोल आक्रमण 1305 ईस्वी में। पांचवा मंगोल आक्रमण 1305 ईस्वी में मंगोल नेता अली बेग के नेतृत्व में हुआ। इस मंगोल आक्रमण को मलिक काफूर ने दबा दिया। इस मंगोल आक्रमण को मलिक काफूर ने दबा दिया। इस मंगोल आक्रमण को मलिक काफूर ने दबा दिया। इस मंगोल आक्रमण को मलिक काफूर ने दबा दिया। मलिक काफूर ने दबा दिया। फुल स्टॉप। मलिक काफूर ने दबा दिया। फुल स्टॉप। आगे, छठा मंगोल आक्रमण। छठा मंगोल आक्रमण छठा मंगोल आक्रमण 1306 ईस्वी में। 1306 ईस्वी में मंगोल नेता इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। नेतृत्व में हुआ, जिसे मलिक काफूर ने दबा दिया। जिसे मलिक काफूर ने दबा दिया। जिसे मलिक काफूर ने दबा दिया। चलिए, अब आगे हेडिंग मारिए, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार। रुकिए, अलाउद्दीन खिलजी तो पढ़िए रहे, सीधा सैन्य सुधार। सीधा हेडिंग मारिए, सैन्य सुधार। सैन्य सुधार।
चलिए अब समझिएगा, समझने के लिए तैयार हैं? हाँ समझिए अब। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, उसके लिए सैनिकों की जरूरत थी और अच्छे सैनिकों की जरूरत थी, अच्छे घोड़ों की जरूरत थी, अच्छे घोड़ों की जरूरत थी, क्योंकि युद्ध में घोड़ा पार्टिसिपेट करता था, घोड़ा भाग लेता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य क्षेत्र में कई सारे सुधार किए। सैन्य क्षेत्र में सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना की नींव रखी। अस्थाई सेना की नींव रखी, अस्थाई सेना की नींव रखी, नींव रखी। फिर दूसरा काम अलाउद्दीन खिलजी ने यह किया, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। सैनिकों को नगद वेतन। इससे पहले सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि सैनिकों को जागीर दिया जाता था, भूमि का एक टुकड़ा दिया जाता था। जागीर यानी भूमि का एक टुकड़ा, यानी सैनिकों को सैन्य सेवा के बदले भूमि दे दिया जाता था कि लीजिए ये भूमि आप, और सेवा आप, सैन्य सेवा में आप शामिल होइए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों से भूमि ले लिया और उन्हें नगद वेतन देना शुरू किया, उन्हें नगद वेतन देना शुरू किया। और सामान्य सैनिक का वेतन होता था 234 टन का, 234 टन का प्रति वर्ष सामान्य सैनिकों का वेतन होता था, वेतन होता था। और जो आपको सैन्य सुधार के अंतर्गत ही अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, नगद वेतन देना शुरू किया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार के अंतर्गत ही सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का मतलब होता है सैनिकों का विवरण लिखना। सैनिक का क्या नाम है, कितना घोड़ा है, कितना वेतन मिलता है, इसी को हुलिया लिखने की प्रथा कहा गया। और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की। अब कहिएगा घोड़ा दागने की प्रथा क्या होता है? घोड़ा पर विशेष प्रकार का चिन्ह लगा दिया जाता था। अच्छा घोड़ा और खराब घोड़ा। कौन घोड़ा अच्छा है, अच्छा घोड़ा के लिए एक अलग प्रतीक चिन्ह था, खराब घोड़ा के लिए अलग प्रतीक चिन्ह था। अच्छा घोड़ा पर एक अलग प्रकार का प्रतीक चिन्ह लगा दिया जाता था, खराब घोड़ा पर एक अलग प्रकार का प्रतीक चिन्ह लगा दिया जाता था। और ऐसा अलाउद्दीन खिलजी इसलिए कर रहे थे, ऐसा अलाउद्दीन खिलजी इसलिए कर रहे थे ताकि युद्ध में सैनिक खराब घोड़ा लेकर के नहीं आए। सैनिक क्या करता था, खराब घोड़ा लेकर युद्ध में आ जाता था और खराब घोड़ा के वजह से युद्ध हारने की संभावनाएं बन जाती थी। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किया ताकि सैनिक युद्ध में खराब घोड़ा लेकर के ना आए। साथ ही साथ
सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने एक और नया व्यवस्था इजाद किया जिसे एक अस्पा और दो अस्पा कहा गया। एक अस्पा का मतलब एक घोड़ा वाला सैनिक और दो अस्पा का मतलब होता है दो घोड़ा वाला सैनिक। तो एक अस्पा दो अस्पा का भी प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया, यानी एक घोड़ा वाला सैनिक और दो घोड़ा वाला सैनिक की व्यवस्था की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया। तो सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत ये तमाम प्रकार के कार्य दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए थे। अब नीचे से पॉइंट वाइज इसको आप लिखिए। एक नंबर में पॉइंट वाइज लिखिए। एक नंबर में अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना की नींव रखी। दो नंबर में अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देना, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। तीन नंबर में अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। आगे अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की। घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की ताकि युद्ध में सैनिक खराब घोड़ा लेकर नहीं आ पाए। ताकि युद्ध में सैनिक खराब घोड़ा लेकर नहीं आ पाए। ताकि युद्ध में सैनिक खराब घोड़ा लेकर नहीं आ पाए। ताकि युद्ध में सैनिक खराब घोड़ा लेकर नहीं आ पाए। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत एक अस्पा और दो अस्पा। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत एक अस्पा और दो अस्पा
एक अस्पा और दो अस्पा, एक अस्पा और दो अस्पा, एक अस्पा और दो अस्पा, अर्थात एक घोड़ा वाला सैनिक और दो घोड़ा वाला सैनिक, अर्थात एक घोड़ा वाला सैनिक और दो घोड़ा वाला सैनिक, दो घोड़ा वाला सैनिक की व्यवस्था का सूत्रपात किया। की व्यवस्था का सूत्रपात किया, की व्यवस्था का सूत्रपात किया। कल कहां थे? कहां है रूम आपका? संदलपुर। संदलपुर, संदलपुर किधर पड़ता है जी? हैं? किधर पड़ता है संदलपुर? हैं? केला मंडी। चलिए आगे, वित्तीय सुधार। आगे हेडिंग मारिए वित्तीय सुधार। वित्तीय सुधार। चलिए अब सुनिए, समझिए। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य विभाग में तो सुधार किया ही, सैन्य विभाग के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार किया। लेकिन इसके बावजूद अलाउद्दीन खिलजी के समय जनता काफी परेशान रहा करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने वित्तीय सुधार के अंतर्गत मानव के जरूरत के जितने भी वस्तु थे उन वस्तुओं के दाम को कम किया और निश्चित कर दिया। लेकिन फिर भी लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं था कि कम दाम की वस्तु भी लोग खरीद सके, कम दाम की वस्तु भी लोग खरीद सके। यानी कुल मिलाकर वित्तीय सुधार अलाउद्दीन खिलजी के करने के बावजूद भी उनके समय की जनता त्रस्त थी, उनके समय की जनता त्रस्त थी। अकाल पड़े इनके समय, भूखमरी की स्थिति इनके समय उत्पन्न हो गई थी। और अलाउद्दीन खिलजी वित्तीय सुधार के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी शुरुआत किया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब गांव घर में आप देखते होंगे डीलर होता है और बीपीएल या उससे बीपीएल तथा उससे नीचे के लोग, हाँ जो भी है बीपीएल तथा उससे नीचे के लोगों को, यानी गरीबी रेखा से, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से जो नीचे लोग होते हैं उन्हें निम्न दर पर गेहूं और चावल उपलब्ध करवाता है ताकि जीवन यापन लोग कर सके, ताकि लोग जीवन यापन कर सके। जैसे हमारे मोदी जी कोविड के टाइम में जो है 5 किलो अनाज जो है, हाँ जो भी 5 किलो ही, 5 किलो ठीक है, 5 किलो अनाज जो है सबको दिए थे कोविड के टाइम में। तो हाँ फ्री में दिए थे, हाँ मोदी जी फ्री में दिए थे, समझ गए। है हल्ला का है, आप लोग ऐसे काहे करने लगते हैं, ऐसे काहे मछली बेचने लगते हैं? ठीक है, अजीब हाल है, समझने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार है। लिखिए, अब सीधा लिखिए, लिखिए लिखिए। तो
हल्ला मत कीजिए, समझना है तो हल्ला मत कीजिए, समझ गए? तो हल्ला काहे करते हैं? फेंक देंगे कुर्सी, मुंह कान ढह जाएगा, समझ गए? देख रहे हैं ना, मारेंगे। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी वित्तीय सुधार के अंतर्गत वस्तुओं के दाम को नियत किए, व्यापारियों के लिए फरमान जारी किए कि जो व्यापारी जितना कम तोलेगा उसके शरीर से उतना मांस काट लेंगे, और वस्तुओं के मूल्य को नियत किया जिसे मूल्य नियंत्रण प्रणाली कहा गया, और मूल्य नियंत्रण प्रणाली को काफी दृढ़ता से अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया, और अलाउद्दीन खिलजी ने कर की दर, टैक्स की दर, एक तो काम अलाउद्दीन खिलजी यह किए कि सैनिकों से उनका जागीर, उनका भूमि ले लिया और उसे खालसा भूमि या सरकारी भूमि में तब्दील कर दिया, खालसा भूमि या सरकारी भूमि में तब्दील कर दिया। और इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय कर की दर बढ़ाकर 50% तक कर दिया था, कर की दर बढ़ाकर 50% तक कर दिया था। और वित्तीय विभाग में सुधार को लेकर अलाउद्दीन खिलजी ने एक वित्त विभाग का भी गठन किया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने जिस वित्त विभाग का गठन किया था उसे नाम दिया गया है दीवाने मुस्त खराज, दीवाने मुस्त खराज। दीवाने मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित एक प्रकार का वित्तीय विभाग था या वित्त विभाग था, वित्त विभाग था, समझ गए? तो नीचे से लिखिए, एक नंबर में अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्त खराज नामक अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्त खराज नामक वित्त विभाग का गठन किया। दो नंबर में अलाउद्दीन खिलजी ने कर की दर को बढ़ाकर, अलाउद्दीन खिलजी ने कर की दर को बढ़ाकर 50% तक 50% तक कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कर की दर को बढ़ाकर 50% तक कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने जागीरदारी प्रथा का अंत करते हुए अधिकतर
अधिकतर भूमि को खालसा भूमि, अधिकतर भूमि को खालसा भूमि, खालसा भूमि, अधिकतर भूमि को खालसा भूमि या सरकारी भूमि, अधिकतर भूमि को खालसा भूमि या सरकारी भूमि, अधिकतर भूमि को खालसा भूमि या सरकारी भूमि में, अधिकतर भूमि को खालसा भूमि या सरकारी भूमि में बदल दिया, में बदल दिया, में बदल दिया, फुल स्टॉप, में बदल दिया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को काफी दृढ़ता से लागू किया। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को काफी दृढ़ता से लागू किया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को काफी दृढ़ता से लागू किया, काफी दृढ़ता से लागू किया, काफी दृढ़ता से लागू किया, लागू किया तथा यह घोषणा किया कि जो व्यापारी जितना कम वस्तु की मापतौल करेगा, वस्तु की मापतौल करेगा, उस व्यापारी के शरीर से उतना मांस काट लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के दाम नियत कर दिए, फिर भी अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के दाम नियत कर दिए, फिर भी गरीबी इतनी अधिक थी, कि लोग वस्तु नहीं खरीद पाते थे।
फुल स्टॉप। चलिए, ये वित्तीय सुधार हो गया। इसके बाद अब आगे देखिएगा, स्थापत्य कला में उनका योगदान। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में उनका योगदान समझिएगा। अलाउद्दीन खिलजी स्थापत्य कला के क्षेत्र में कई सारे महलों का निर्माण करवाने का काम किया। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में हजार खंभा महल, दिल्ली में ही सीरी का किला, और दिल्ली में ही अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार का जो मुख्य द्वार है, कुतुब मीनार का मुख्य द्वार ही अलाई दरवाजा कहलाता है। क्या कहलाता है? अलाई दरवाजा। तो ये सब निर्माण जो है आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाए गए थे। नीचे से लिखिए, लिखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में हजार खंभा महल, कोमा सीरी का किला, कोमा अलाई दरवाजा, इत्यादि का निर्माण करवाया। फुल स्टॉप। उसी में आगे, कुतुब मीनार के मुख्य द्वार को ही अलाई दरवाजा कहा जाता है। उसी में कुतुब मीनार के मुख्य द्वार को ही अलाई दरवाजा कहा जाता है। कुतुब मीनार के मुख्य द्वार को ही अलाई दरवाजा कहा जाता है। कुतुब मीनार के मुख्य द्वार को ही अलाई दरवाजा कहा जाता है। कुतुब मीनार के मुख्य द्वार को ही अलाई दरवाजा कहा जाता है। फुल स्टॉप। चलिए आगे हेडिंग मारिए, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी। आगे हेडिंग मारिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी। समझिएगा गुरुजी लोग, आइएगा बोर्ड पे। अलाउद्दीन खिलजी का निधन 1316 में हो गया, और 1316 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी का निधन हो गया, तो अलाउद्दीन खिलजी के निधन होने के बाद अगला शासक बना शिहाबुद्दीन उमर 1316 में। लेकिन कुछ ही दिनों बाद शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी से हटा दिया गया 1316 ईस्वी में ही। और शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी से हटा दिया गया, और फिर अगला शासक बना कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। और जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था, ये 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किए। शुरुआती वर्षों में ये ठीक ठाक स्थिति में था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पहला सुल्तान हुआ जिसने खलीफा की उपाधि धारण किया। इन्होंने अपने आप को खलीफा की उपाधि से सुशोभित किया। खलीफा की उपाधि से इन्होंने अपने आप को सुशोभित किया, और इनके समय की जो सबसे बड़ी राजनीतिक अभियान मानी जाती है,
वह यह मानी जाती है कि इन्होंने 1318 ईस्वी में इन्होंने देवगिरी का पुनर्विजय किया, देवगिरी को फिर से जीता। 1318 ईस्वी में इन्होंने देवगिरी का पुनर्विजय किया, देवगिरी को फिर से जीता। यह इनका सबसे बड़ा राजनीतिक अभियान माना जाता है। और इस समय देवगिरी के शासक हुआ करते थे हरपाल देव, जो कि रामचंद्र देव के दामाद थे। रामचंद्र देव के दामाद थे हरपाल देव। वही हरपाल देव ही जो है देवगिरी के शासक हुआ करते थे। हरपाल देव ही जो है आपको देवगिरी के शासक हुआ करते थे, देवगिरी के शासक हुआ करते थे। बाद में ये विलासी प्रवृत्ति का हो गया, भोग और विलासी प्रवृत्ति का हो गया। और बर्नी नामक इतिहासकार बतलाते हैं कि ये कभी कभी स्त्री का वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाता था, स्त्री का वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाता था। और कभी कभी जो है ये नंगा भी दौरा करता था अपने दरबार में। मतलब बाद के वर्षों में जाकर जो है इनका दिमाग जगह पर नहीं रहा, दिमाग खिसक गया, समझ गए। और फिर जब इसका दिमाग खिसक गया तो फिर 1320 ईस्वी में इसकी हत्या खुसरो शाह ने कर दी। और फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का उत्तराधिकारी बना खुसरो शाह। कौन बना? खुसरो शाह। खुसरो शाह 1320 में शासक बना, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक यह शासन नहीं कर पाया। इसके पीछे रीजन था, कुछ कारण था। क्या कारण था समझिएगा। खुसरो शाह 1320 में शासक बना और खुसरो शाह शासक बनने के बाद जो है पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया। खुसरो शाह 1320 में शासक बना और शासक बनने के बाद इन्होंने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया। और देखिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो भी मुस्लिम शासक शासन किए इनसे पहले तक, चाहे वह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो, या बलबन हो, या इल्तुतमिश हो, या कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इन सब का जन्म भारत से बाहर हुआ था। ये सभी भारतीय नहीं थे, विदेशी आक्रांता थे, विदेशी आक्रमणकारी थे। और ये सभी विदेशी आक्रमणकारी भारत में शासन किए। लेकिन जो खुसरो शाह था भारत में जन्म लेने वाला मुसलमान था, भारतीय मुसलमान था। ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान खुसरो शाह हुआ। खुसरो शाह भारतीय मुसलमान था, इसी वजह से इनके खिलाफ षड्यंत्र किया जाने लगा और इन्हें इस्लाम का शत्रु कहा जाने लगा, इन्हें इस्लाम का शत्रु कहा जाने लगा। और लोग यह अफवाह फैलाने लगा इनके समय कि इस्लाम धर्म खतरे में है, इस्लाम धर्म खतरे में है। इनके समय यह अफवाह फैलाया जाने लगा कि इस्लाम धर्म खतरे में है और यह इस्लाम का शत्रु है। लेकिन यह कुछ दिन तक शासक रह पाए, उसके पीछे भी कारण था। नहीं रह पाए उसके पीछे भी कारण था, और रह पाए उसके पीछे भी कारण था। नहीं रह पाए इसलिए नहीं रह पाए क्योंकि यह भारतीय मुसलमान था और इसलिए इनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ और अफवाह फैलाया गया कि इस्लाम धर्म इनके समय खतरा में है, इस्लाम का शत्रु है। लेकिन ये कुछ दिन तक इसलिए गद्दी पर रह पाए क्योंकि इन्हें सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का समर्थन प्राप्त था। शेख निजामुद्दीन औलिया का समर्थन प्राप्त था। जो शेख निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन खिलजी जैसे महान शासक से मिलने से इनकार कर दिया, वे इनसे मिले, खुसरो शाह से मिले। बहुत बड़ी बात थी ये अपने आप में। निजामुद्दीन औलिया धर्मगुरु थे उस समय के। जैसे आज के डेट में देखिए जो धर्मगुरु सब है उसका कितना महत्व है। एक बार धर्मगुरु आह्वान करता है, हिंदू धर्म का धर्मगुरु या इस्लाम धर्म का धर्मगुरु, देख लीजिए ना, बागेश्वर बाबा जो है पटना आया हुआ था,
कितना भीड़ था बताइए, समझ रहे हैं। तो अंतिम में नहीं कुछ आप लोग को होगा ना, बाबा बनिएगा, कुछ करना है बाबा बनने में, कुछ नहीं। रामायण या महाभारत दो में से कोई एक या दोनों, अगर अच्छा बाबा बनना है तो रामायण और महाभारत दोनों को रट जाइए, और दोनों को रट जाइए मतलब दोनों के हर चीज के अर्थों को समझ लीजिए और कहीं पर बैठ करके भजन कीजिए, समझे। भारत में बुद्धिमान मूर्ख लोगों की कोई कमी नहीं है, समझ गए। अंतिम में तो हम भी बाबा बनेंगे, चिंता मत कीजिए। हमारा ही अनुयायी आप लोग बन जाइएगा क्या, जिसको नौकरी उकरी नहीं होगा तो हम अपना तो भरण पोषण करेंगे, आप लोग का भी भरण पोषण कर देंगे। हर बाबा के पीछे 2 4 5 10 25 50 छोटा छोटा बाबा होता है ना, हम बड़ा बाबा रहेंगे, आप लोग छोटका छोटका। तो समझिए समझिए अब तो अभी तैयारी कर लीजिए। तो सूफी संतों सबका जानते हैं बहुत महत्व था, जैसे आज बाबाओं का महत्व वैसे ही सूफी संतों का बड़ी महत्व हुआ करता था। निजामुद्दीन औलिया सबसे सुल्तान सब डरता था, अगर निजामुद्दीन औलिया कह दिया फलना सुल्तान के बात को नहीं मानना है, इस्लाम धर्म के लोग नहीं मानते थे। बहुत प्रभावशाली थे निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया का समर्थन इन्हें प्राप्त था। इनसे निजामुद्दीन औलिया मिले, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जब निजामुद्दीन औलिया से मिलने का इच्छा जाहिर किया तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा हमारे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर अलाउद्दीन खिलजी एक दरवाजे से आता है तो हम दूसरे दरवाजे से घर से बाहर हो जाएंगे। मतलब कहा हम नहीं मिलना चाहते, हम नहीं मिलेंगे, समझ गए। तो खुसरो शाह के खिलाफ षड्यंत्र होने के कारण इनकी हत्या 1320 ईस्वी में कर दी गई, और फिर खिलजी वंश के शासन का अंत हो गया। और खिलजी वंश के शासन के अंत होने के बाद जो है तुगलक वंश के शासन की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया। आगे हम लोग तुगलक वंश को देखेंगे, लेकिन उससे पहले चीजों को लिखिए लिखिए। लिखिए, हेडिंग मारे ना, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी, डैश देकर लिखिए। अलाउद्दीन खिलजी का निधन जो हेडिंग मरवाए थे उसी हेडिंग में डैश देकर के लिखिए, जो हेडिंग मरवाए थे उसी हेडिंग में डैश देकर के लिखना है, डैश देकर के लिखना है। अलाउद्दीन खिलजी का निधन 1316 ईस्वी में 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का निधन 1316 ईस्वी में हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का निधन 1316 ईस्वी में हो गया। उनका उत्तराधिकारी शिहाबुद्दीन उमर बना। उनका उत्तराधिकारी शिहाबुद्दीन उमर बना। उनका उत्तराधिकारी शिहाबुद्दीन उमर बना। शिहाबुद्दीन उमर बना। लेकिन शीघ्र ही शिहाबुद्दीन उमर को शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी से
लेकिन शीघ्र ही शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी से हटा दिया गया। लेकिन शीघ्र ही शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी से हटा दिया गया। लेकिन शीघ्र ही शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी से हटा दिया गया। गद्दी से हटा दिया गया। तत्पश्चात अगला सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी बने। अगला सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी बने। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी बने। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी बने। इन्होंने खलीफा की उपाधि धारण किया। इन्होंने खलीफा की उपाधि धारण किया। इन्होंने 1318 ईस्वी में, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा, पैराग्राफ में लिखवा रहे, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। इन्होंने 1318 ईस्वी में देवगिरी का पुनर्विजय किया। इन्होंने 1318 ईस्वी में देवगिरी का पुनर्विजय किया। देवगिरी का पुनर्विजय किया। उस समय देवगिरी के शासक हरपाल देव, उस समय देवगिरी के शासक हरपाल देव, उस समय देवगिरी के शासक हरपाल देव हुआ करते थे। उस समय देवगिरी के शासक हरपाल देव हुआ करते थे। उस समय देवगिरी के शासक हरपाल देव हुआ करते थे। हरपाल देव हुआ करते थे। बर्नी नामक इतिहासकार, उसी में कंटिन्यू, बर्नी नामक इतिहासकार, उसी में कंटिन्यू, बर्नी बर्नी बरनी, हे भगवान, बरनी, बताइए बरनी तक आप लोग को लिखने नहीं होता है। चलिए, बर्नी नामक इतिहासकार लिखते हैं कि बर्नी नामक इतिहासकार लिखते हैं कि कभी कभी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी स्त्रियों के पोशाक में दरबार में आया करता था। तथा कभी कभी नंगा होकर राज दरबार में दौड़ा करता था। तथा कभी कभी नंगा होकर राज दरबार में दौड़ा करता था। तथा कभी कभी नंगा होकर राज दरबार में दौड़ा करता था। फुल स्टॉप। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बाद, उसी में कंटिन्यू,
कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बाद अगला शासक खुसरो शाह बने। अगला शासक खुसरो शाह बने। इन्होंने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया। इन्होंने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया। इन्होंने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया। बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन्होंने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया। इन्होंने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया। इन्होंने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया। पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। खुसरो शाह प्रथम भारतीय मुसलमान हुए जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे। खुसरो शाह प्रथम भारतीय मुसलमान हुए खुसरो शाह प्रथम भारतीय मुसलमान हुए खुसरो शाह प्रथम भारतीय मुसलमान हुए जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे। फुल स्टॉप। इन्हें इस्लाम का शत्रु बतलाया गया। इन्हें इस्लाम का शत्रु बतलाया गया। तथा इनके समय यह अफवाह फैलाया गया कि इस्लाम धर्म खतरे में है। इस्लाम धर्म खतरे में है। ध्यान रहे कि उसी में कंटिन्यू, ध्यान रहे कि खुसरो शाह को ध्यान रहे कि खुसरो शाह को सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, छाता है जी, कितना में दिया है, किसका है, आपका है जी, नया खरीदे हैं, क्या रुपया में दिया है? 150 रुपया में। ओ लिखिए, खुसरो शाह को सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का समर्थन प्राप्त था। फुल स्टॉप। समर्थन प्राप्त था। फुल स्टॉप। निजामुद्दीन औलिया है। किसका मोबाइल बजता है? मोबाइल साइलेंट रखा कीजिए आप लोग, ने तो मोबाइल हम चूड़ देंगे। ठीक है, 4 गो 5 गो विद्यार्थी का मोबाइल चूड़ चुके हैं। आप लोग को नहीं इतिहास पता है मेरा, पता कर लीजिएगा। फाउंडेशन बैच सुबह वाला में एगो का चूड़े हैं, बिहार पुलिस बैच में चूड़े हैं, समझ गए, दरोगा बैच में चूड़े हैं, समझे, 4 गो 5 गो चूड़ चुके हैं, किसी को दिए भी ना। ठीक है,
निजामुद्दीन औलिया खुसरो शाह से मुलाकात किया। निजामुद्दीन औलिया खुसरो शाह से मुलाकात किया। निजामुद्दीन औलिया खुसरो शाह से मुलाकात किया, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार करते हुए अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार करते हुए यह कहा कि हमारे घर में दो दरवाजे हैं। यह कहा कि हमारे घर में दो दरवाजे हैं। हमारे घर में दो दरवाजे हैं। अगर सुल्तान एक दरवाजे से प्रवेश करेंगे, अगर सुल्तान एक दरवाजे से प्रवेश करेंगे तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। अगर सुल्तान एक दरवाजे से प्रवेश करेंगे तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। अगर सुल्तान एक दरवाजे से प्रवेश करेंगे तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। फुल स्टॉप। खत्म हो गया। अब आगे पढ़ेंगे तुगलक वंश, लेकिन उससे पहले आप पढ़िए, जितना आज बताए हैं, लिखाए हैं, समझाए हैं, पढ़िए, पढ़ा जाए। पढ़ने बोले हैं, मुंह ताकने नहीं बोले हैं, पढ़ने बोले हैं। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़ते ना आप लोग, पढ़िए जल्दी जल्दी। सही नहीं है। है गुरुजी, सब पढ़िए जल्दी जल्दी, पढ़िए। पढ़ रहे हैं, पढ़िए जल्दी जल्दी। है ऑनलाइन वाले लोग सब पढ़िए। इस बैच की कौन कौन लड़की बिहार पुलिस का फॉर्म भरी है जी? हाथ खड़ा कीजिए तो।
फॉर्म भरना गलत बात ना है, फॉर्म भरना चाहिए, हर फॉर्म भरना चाहिए। जिस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं, आपका तैयारी हो या नहीं हो, आपको फॉर्म निश्चित तौर पर भरना चाहिए। समझ गए? फॉर्म भर के परीक्षा देना चाहिए, परीक्षा से अनुभव मिलता है। समझ गए? और परीक्षा अगर पास हो गए तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समझ गए? तो गलत चीज ना है फॉर्म भर। कौन कौन लड़की फॉर्म भरी है बिहार पुलिस का? हाथ खड़ा कीजिए ना बढ़िया से। ठीक है, सही किए हैं। ठीक है, परीक्षा भी देना है सबको। लड़का लोग कौन कौन फॉर्म भरे? लड़का लोग मैक्सिमम फॉर्म भरे हैं। ठीक किए हैं, अच्छा किए। पढ़िए ना महाराज, पढ़िए, पढ़ने बोले हैं। पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। पढ़ लिए जी? आइए, पढ़ लिए तो आइए, तो है हीरो सब, आइए। बताइए, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय? सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान? अलाउद्दीन। पहला मंगोल आक्रमण कब हुआ? किसके नेतृत्व में? किसने दबाया? दूसरा मंगोल आक्रमण कब हुआ? किसके नेतृत्व में? किसने दबाया? तीसरा मंगोल आक्रमण कब हुआ? किसके नेतृत्व में? किसने दबाया? चौथा मंगोल आक्रमण कब हुआ? आए? किसके नेतृत्व में? किसने दबाया? पांचवा मंगोल आक्रमण कब? किसके नेतृत्व में? किसने दबाया? छठा मंगोल आक्रमण किसके नेतृत्व में? किसने दबाया? चलिए, अस्थाई सेना की नींव किसने रखी? सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किस? एक अस्पा दो अस्पा का प्रचलन, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा और घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत। दीवाने मुस्तखराज नामक नए वित्त विभाग का गठन किसने किया? आए? जागीरदारी प्रथा का अंत किसने किया? और सबसे प्रमुख, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सभी जागीरों को, अधिकतर जागीरों को खालसा भूमि में तब्दील किसने किया? और किसने कर की दर बढ़ाकर 50% तक कर दी? किसने? वस्तुओं के दाम को फिक्स या नियत किसने किया? किसने किया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किसने किया? सिरी का किला कहां है? कहां है? कुतुब मीनार के मुख्य द्वार को क्या कहा जाए? अलाई। हजार खंभा महल कहां है? इस सब का निर्माण कौन करवाया? अलाउद्दीन खिलजी का निधन कब हुआ? 1300। अलाउद्दीन खिलजी का निधन कब हुआ? उसका उत्तराधिकारी कौन बना? शिहाबुद्दीन उमर के बाद। शिहाबुद्दीन उमर के बाद दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने खलीफा की उपाधि धारण की हो। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने सैन्य अभियान के अंतर्गत किसका पुनर्विजय किया? किसका? कौन स्त्री का पोशाक पहनकर राज दरबार में आता था? कौन आता था? और कौन नंगा दरबार में दौरा करता था? और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बाद कौन बना? खिलजी वंश का अंतिम शासक। पैगंबर के सेनापति की उपाधि किसने धारण की? किसे इस्लाम का शत्रु कहा गया? आए? निजामुद्दीन औलिया का समर्थन प्राप्त था। निजामुद्दीन औलिया ने इनसे मुलाकात की। क्या निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन खिलजी से मिले थे? और किस सूफी संत ने अलाउद्दीन खिलजी को यह कहा कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक दरवाजे से आएंगे तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा?
निजामुद्दीन, निजामुद्दीन, क्लियर। चलिए इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा, नहीं तो मार खा लीजिएगा।